पे फंसी हुई है। कांग्रेस के पास कोई विकल्प भी नहीं बचा है, जबकि बीजेपी जानती है कि भाई हमको बीच में, कल भी मैंने कहा था इस बात को कि बीजेपी की रणनीति ये है कि इस बार 5 साल के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनाना। बीजेपी का टारगेट है 10 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाना। देखिए छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ कि भूपेश बघेल हार गए, वरना वहां का मुख्यमंत्री 2 या 3 बार का टर्न पूरा करता है। अजीत जोगी भी 2-3 बार रहा है, इस रमन सिंह जी भी रहे। छत्तीसगढ़ में इस बार बीजेपी ने जो रणनीति बनाई उसमें बघेल फंस गए। अब तीनों जगह रमन सिंह या शिवराज सिंह चौहान या वसुंधरा राजे, इन तीनों की सहमति जरूर होगी, मेरा मानना है। और जो बार बार हम लोग एक बात कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री, मेरे को लगता है कि उप मुख्यमंत्री वाला मामला तीनों राज्यों में नहीं होगा। बीजेपी ने केवल उत्तर प्रदेश में ये फॉर्मूला करा उप मुख्यमंत्री वाला। जो भी बनेगा सॉलिड होगा, उसी मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द पूरी प्रदेश की राजनीति होगी, क्योंकि ये नया नेतृत्व तैयार करना है। इसमें बीजेपी नहीं चाहेगी कि कोई खुड़पेंच हो, कोई बीच में कोई नया गुट उभरे, या तमाम तरह के मीडिया में कयासबाजी लगाई जाए कि गुटबाजी हो रही है। बीजेपी जिसे भी लाएगी वो सॉलिड होगा और उसी का नेतृत्व सबको मानना पड़ेगा। उसमें मुझे नहीं लगता किंतु परंतु वाली बात होगी, इसलिए देर लग रही है। बीजेपी को कोई जल्दी भी नहीं है। 15 तारीख तक का टाइम है। 15 अगर हिंदू उसके रीति रिवाज के हिसाब से 15 से मलमास लगेंगे तो मानकर चलिए कि 14 तक आपको तीनों स्टेट के मुख्यमंत्री मिल जाएंगे। और मैं राजस्थान का सुन रहा हूँ कि राजस्थान में हो सकता है थोड़ी देर हो जाए, कि राजनाथ सिंह जो वहाँ के ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, कल राष्ट्रपति लखनऊ जा रही हैं, तो हो सकता है कि वो लखनऊ रहें कल। वो कल शाम पहुंचे जयपुर में। तो राजस्थान का मसला मंगलवार तक जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। सोमवार को शायद मध्य प्रदेश का हो जाए। तो ये 15 तारीख से पहले पहले ही मुख्यमंत्री मिलेंगे, इसलिए बीजेपी निश्चिंत है कि मलमास 15 को लग रहा है, इसलिए हमारे पास 3-4 दिन है, आराम से काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये आज ही सुबह सुबह मैंने भी पढ़ा है, भारतीय पंचांग के मुताबिक 16 तारीख से पहले पहले सब कुछ निपटा लिया जाएगा, शपथ ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि मलमास की शुरुआत हो जाएगी। यानी अगले 2 दिन बहुत ज्यादा डिसाइसिव रहने वाले हैं तीनों ही राज्यों के लिहाज से। अरविंद सर, अगर वसुंधरा राजे लगातार दिल्ली में डटी रहती हैं, हालांकि आज जयपुर लौट रही हैं, तो इसका क्या इंडिकेशन समझा जाए? उधर मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आ गई है और ये अनएक्सपेक्टेड सा लग रहा था बाकी एग्जिट पोल में भी, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जगह जगह घूम रहे हैं, लोगों को बड़ा प्यार लुटा भी रहे हैं और उन्हें बड़ा प्यार मिल भी रहा है। इस तस्वीर को कैसे समझें? देखिए, आज छत्तीसगढ़ के लिए मीटिंग हो रही है और मुझे लगता है कि आज जो फैसला होगा उससे कुछ सूत्र, सिर्फ छत्तीसगढ़ का तो फैसला हो ही जाएगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए भी सूत्र निकलेंगे। अगर किसी महिला आदिवासी को बना दिया गया, 3 नाम चल रहे हैं, अगर किसी महिला आदिवासी को बना दिया गया तो वसुंधरा जी का नंबर मेरे ख्याल से नहीं आएगा। ऐसे भी आना कोई बहुत आसान नहीं है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में किसी महिला को अवसर मिला तो उनका भी ठीक यही बात ओबीसी के लिए है। अगर ओबीसी नाम कोई, अरुण साव का नाम बहुत मजबूती से आगे चल रहा है अभी, तो अरुण साव आते हैं तो फिर शिवराज के लिए या प्रहलाद पटेल के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि बीजेपी ने ये जो दांव चला है केंद्रीय नेताओं को राज्य में उतारने का, इसके इम्प्लीकेशन बड़े हैं। आपको याद होगा कि जब पहली बार नरेंद्र तोमर मंत्री बने तो 6 मंत्रालय केंद्र के उनके पास थे, स्टील, माइंस, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, लेबर, इस तरह के 6 बड़े मंत्रालय उनके पास थे। अगर वो आदमी राज्य में भेजा जाता है और विधायक बन जाए या फिर एक कोई राज्य का मंत्री बने केंद्रीय मंत्री की जगह, तो उसका डिमोशन क्यों हुआ इतना प्रिय प्रधानमंत्री को होने के बाद? ठीक ये बात मेरे ख्याल से 10 से ज्यादा ऐसे लोग जो गए हैं ऊपर से उतारे गए हैं, उन सब के लिए होगा, तो वो संभालना मुश्किल है। लेकिन जो नाम चल रहे हैं तो वही फिर सुविधा हो जाएगी। अगर वहाँ ओबीसी कैंडिडेट आ गया तो फिर यहाँ नॉन ओबीसी या किसी राजपूत को बनाने में सुविधा हो जाएगी। वहाँ राजपूत बना दिया गया तो वसुंधरा का नंबर वैसे भी फिर कट जाएगा, क्योंकि महिला भी हो गई, राजपूत भी हो। तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि ये फैसले की शुरुआत अगर छत्तीसगढ़ से हो रही है तो ये अच्छी पहल है, क्योंकि सबसे जहाँ आसान दिखता है उसको सुलझा लेना पहले ज्यादा सुविधाजनक होगा। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहती हूँ आपकी बात के बीच से, आपने कहा वसुंधरा राजे होंगी, ये इतना आसान भी नहीं दिखता है, लेकिन वसुंधरा राजे जो लगातार हार जीत का हिसाब लेकर दिल्ली में डटी रहती हैं, शीर्ष नेताओं से मुलाकात करती रहती हैं, अगर उनके नाम पर सहमति नहीं बनी तो जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी चल रहा है कि अशोक गहलोत की पिक्चर दिखाते हैं मुस्कुराते हुए कि वो जानते हैं
कि वसुंधरा राजे अगर वहां से नाराज होंगी तो छिटक कर यहाँ अपने समर्थकों के साथ आ सकती हैं, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इसकी गुंजाइश जीरो मान के चलनी चाहिए, और उमा भारती का अच्छा उदाहरण है कि उनके साथ कोई नहीं गया। एक प्रहलाद पटेल गए, और प्रहलाद पटेल के बारे में माना जाता है कि काफ़ी ब्राइट थे, और उनका पॉलिटिकल कैरियर उस प्रकरण के बाद से नीचे गया है। राजस्थान के बारे में ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार अगर राजनाथ सिंह ने कदम वापस खींचे थे और बीजेपी ने कदम वापस खींचे थे इसी वसुंधरा राजे को लेके, तो इसका मतलब कि लॉयल्टी वाला पॉइंट राजस्थान में काफ़ी है। और अभी भी जो दावे वसुंधरा की तरफ से हो रहे हैं और जितने विधायक उनसे मिलने आ रहे हैं, बहुत ऑब्वियस। आज जो जेपी की मीटिंग कल हुई है, जेपी ने जो विधायकों से मीटिंग की है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री की यात्रा को लेके है, लेकिन उसमें अनुशासन का पाठ सबसे ऊपर पढ़ाया गया। सबसे प्रमुख तत्व था कि अनुशासित रहना है और पार्टी को अनुशासन की जरूरत है। तो इसका मतलब कि राजस्थान को लेके अभी भी पार्टी लीडरशिप को डाउट है, और राजस्थान में लॉयल्टी वाली चीजें ज्यादा है। 2 बार चीफ मिनिस्टर रहने के चलते भी वसुंधरा राजे ने मेरे ख्याल से काफी सारे लोगों पे ऐसे एहसान किए हो। पार्टी पर एहसान सिंधिया परिवार का क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। वसुंधरा का क्लेम उससे भी बनता है कि विजय राजे ने किस तरह से पार्टी खड़ा करने में मदद किया। तो उस तरह का कॉन्फिडेंस मध्य दिखाई भी देता है वसुंधरा राजे की बॉडी लैंग्वेज में या उनकी पर्सनालिटी में, वो कॉन्फिडेंस नजर आता भी है। और इसीलिए अगर हार जीत का हिसाब लेकर कोई पहुंच जाए, दिल्ली में डटा रहे, तो उसके भी मतलब है, मायने हैं, और हो सकता है इसीलिए भी इतना ज्यादा टाइम चल रहा हो, लग रहा हो। कुछ कहना चाहते हैं आप अजीत जी? नहीं, देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वसुंधरा राजे को लेकर हम लोग गलत वो कर रहे हैं कि भाई वो पार्टी तोड़ सकती है, इधर जा सकती है, ऐसा नहीं है। और वो अभी दिल्ली में इसलिए रह रही हैं क्योंकि अभी ऑब्जर्वर का ही पता नहीं है कि कब उनको जयपुर जाना है। हाँ। तो अब मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि ये मानकर आप चलिए कि राजस्थान में बीजेपी में कोई टूट नहीं होने वाली है, किसी प्रकार का कोई फ्रैक्शन नहीं होने वाला है। वहां पर जो दिल्ली से नाम तय होगा, राजनाथ सिंह जी जिस दिन दिल्ली जयपुर पहुंचेंगे, मेरा मानना है कि वसुंधरा जी भी उसी दिन जयपुर पहुंचेंगी। अब राजनाथ सिंह जी आज जाते हैं या कल शाम को पहुंचते हैं, ये हमको 1-2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये मानकर चलिए कि कोई टूट फूट बीजेपी में नहीं होने जा रही है, वहां पर कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सामने कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है। कोई रिस्क मोल नहीं लेगा इस वक्त। आज के दिन में अगर कांग्रेस थोड़ी सी भी ताकतवर होती तो वसुंधरा जी सोचती, लेकिन बार बार वसुंधरा जी को टारगेट नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। जो रिबेल आए हैं जीत के, वो और प्लस कांग्रेस और बीजेपी के बीच उनके 4-5 रिबेल जीते हैं। उन्होंने 10-12 पे दांव खेला था, 4-5 ही जीत पाए हैं उनमें। और क्योंकि 115 बीजेपी के पास है, और जो बाकी जो निर्दलीय दूसरे जीते हैं, उन्होंने बीजेपी के आला कमान के पक्ष में बोलना भी शुरू कर दिया है। तो मेरा ये मानना है कि वसुंधरा राजे जी के साथ 2-4-5 होंगे। जैसे ही नाम अनाउंस होगा किसी तीसरे चेहरे का, तो वो सब बोलना भी बंद कर देंगे। लेकिन वसुंधरा जी का एक ही आप सभी बहुत अनुभवी हैं, आप सभी बहुत अनुभवी हैं, दशकों का अनुभव रखते हैं। लेकिन राजनीति में हम ये भी देखते हैं कि कभी भी कुछ भी दिखाई देता है, कभी भी कुछ भी संभव हो जाता है। असीम संभावनाएं राजनीति में कही जाती हैं। जो आज दुश्मन है वो कल दोस्त हो जाते हैं। कौन किससे हाथ मिला दे मालूम नहीं होता। और जैसा मनु शर्मा भी थोड़ी देर पहले बता रहे थे राजस्थान को लेकर, मेरे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, अभी थोड़ी देर पहले मनु बता रहे थे कि जेपी नड्डा ने विधायकों से वर्चुअली बात की है और अलग अलग ग्रुप्स में बात की है, और ये पहली बार ऐसा है जब बीजेपी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष कद का नेता इस तरह वर्चुअली जुड़े। हालांकि रीजन ये बताया गया कि प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बात ना हुई हो? देखिए, जिस तरह से अगर बात करें शुक्रवार के बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है, उनसे हम लोगों ने बातचीत की थी। बातचीत में सीधे तौर पर उनका कहना था कि सोशल कॉम्बिनेशन है, उसको ध्यान में रखा जाएगा। और सीधे तौर पर कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक समय लगने की बात है, समय जो है सारे चीजों को, तथ्यों को ध्यान में रखा जा रहा है। लेकिन कल जो जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी निर्वाचित विधायकों से जो बातचीत की है, उनका एक तरह से भले ही जो है वो यात्रा को लेकर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पार्टी हाईकमान उनका मन भी टटोलना चाहता था। और जिस तरह से अरविंद जी बोल रहे हैं या मंडोला जी बोल रहे हैं, साफ तौर पर इस बार ये नहीं है कोई केंद्रीय नेतृत्व को चैलेंज करके सीएम बन जाएगा, ऐसा नामुमकिन है। और केंद्रीय नेतृत्व जिस नाम को यहाँ से
भेजा जाएगा उसी पर सहमति बनेगी। और ये जरूर है कि राजनाथ सिंह को भेजे जाने के मायने को आपको समझना होगा। राजनाथ सिंह आपने देखा था जब अध्यक्ष थे, बीजेपी के अध्यक्ष थे, तो वसुंधरा राजे से आप संबंध को देखिए किस तरह से। तो राजनाथ सिंह को भेजा जाना ये साफ है कि राजनाथ सिंह जाएंगे और वो नाम पक्का होगा। तो ये कहना कि कोई और केंद्रीय आलाकमान को कोई चैलेंज करे, तो ऐसे समय में ये बीजेपी के हाईकमान को चैलेंज करने की स्थिति में कोई नहीं होगा और जो नाम जाएगा उस पर सहमति बनेगी। अब ये जरूर है कि दो डिप्टी सीएम को लेकर भी चर्चा सामने आई है और जातीय समीकरण, सोशल जो स्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रखकर ये फैसला लिया जाएगा। जब कल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जो करीबी हैं उनसे बातचीत हो रही थी, वो बोला कि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है राजनाथ सिंह जाने को लेकर। सारा चीज जो है एक जो लिखे हुए स्क्रिप्ट के अनुसार काम किया जा रहा है। जो निर्णय है वो निर्णय होगा, उसमें कतई डिगने का सवाल नहीं उठता है। लेकिन 3 दिसंबर जब रिजल्ट हम सबके सामने आ चुके थे, अभी आज 10 दिसंबर और अभी तीनों राज्यों में नहीं तय हो पाया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आलोक सर, जब जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बड़ा ध्यान रखते हैं कि भाई शुभ मुहूर्त में कोई काम हो, किसी भी तरह से कुछ अशुभ संकेत ना हो, सब कुछ अच्छे से चले। अब यहाँ जब 16 तारीख से पहले सब कुछ करना है तो अब तो तेजी में फैसले करने होंगे। मंथन करते करते तो अब 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है। रचना जी मैं फिर से कहूँगा, हाँ ये सही है, मुहूर्त जरूर सब लोग देख रहे होंगे जिसको मुख्यमंत्री बनना है। और केवल यही नहीं, कांग्रेस में भी चाहे दिग्विजय सिंह हो, सोनिया गांधी हो, वो भी मुहूर्त के बारे में पूछती रहती थी। इसलिए मैं ये तो कहूँगा, आपने जो बात उठाई हमारे दर्शकों के लिए जिसको हंसा जा सकता है, लेकिन हाँ ये सच है कि देखिए इसमें इसलिए देरी नहीं हो सकती। पहली बात तो ये कि नड्डा जी ने जो बात किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, देखिए अब तो डिजिटल एरा में और जितना ज्यादा इधर उधर बातें होती है, कतई इसके बारे में, नेतृत्व के बारे में बात नहीं की गई होगी। ये मैं आपको, कोई भी आप विधायक से अपने मनु शर्मा पूछ सकते हैं। सही बात यह है कि एक एकता का जो संदेश देना है और लोकसभा चुनाव के लिए और प्रधानमंत्री का जो योजनाएं हैं वो कैसे गांव गांव पहुंचे, इस पर नड्डा जी ने जरूर और सबसे समूहों में बात की है। लेकिन एकता का मतलब है कि लोकसभा चुनाव आपको जिताना है, मतलब जो केंद्र तय करेगा आपकी, अच्छा जिनको जैसे आपने प्रोग्राम बनाने से पहले आप तय करते हैं कहाँ पर भोपाल में कौन होगा, जयपुर में कौन होगा, लखनऊ में कौन होगा, उसी तरह से टिकट बंटवारे के समय मालूम है कि किसकी लॉयल्टी किस तरफ है। ये कहना कि आज मन टटोलेगी नहीं। रचना जी, आपकी सिफारिश से यदि कहा गया है कि आलोक जी को आज रखिएगा या बन्नू जी को रखिएगा, तो फिर फैसला पहले हो चुका हो, उस समय तत्काल कोई फैसला करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए मुझे लगता है कि हास्यास्पद हम जो अटकल लगा रहे हैं कि आज इस पर बचा, मोटे तौर पर सबको मालूम है कि कौन किस तरफ है और वो बाद में क्या कर सकता है। वसुंधरा जी कतई नहीं होंगी, उनको बुलाया नहीं गया था, वो खुद आई सफाई देने के लिए, दुष्यंत का भविष्य तय करने के लिए। शिवराज, अभी मध्य प्रदेश की बात करें, मैं एक लाइन में कहूंगा, 2 बार कह चुका हूं वसुंधरा जी नहीं बन रही है, नंबर 1। दूसरा, मैंने गलत हो सकता हूं, मैं कोई प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं बात कह सकता कि उनको क्या मन में है, लेकिन राजनीति दुनिया देश की देखते हुए 50 सालों में मैं कह सकता हूं वसुंधरा जी नहीं बन रही है। यदि वो विद्रोह भी करती तो उमा भारती से ज्यादा बदतर स्थिति होगी, क्योंकि बहुत सारे गंभीर मामले उनके खिलाफ रहे हैं, ये भी एक कारण है। दूसरा ये है कि शिवराज सिंह भी अपने भविष्य, देखिए उनकी उम्र, जो जितने अनुभवी नेता है पार्टी में, राजनाथ सिंह जी के बाद, गडकरी जी के बाद, वो उनकी उम्र के हिसाब से भविष्य है। वो जो मिशन 29 कह रहे हैं, मनोज मनु भी चर्चा कर रहे थे, मिशन 29 में वो भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। मैं ये बात, एक नई बात आपका ध्यान दिला रहा हूँ। उनका लक्ष्य, उनको बताया गया है कि अभी आप शांत रहेंगे तो आपका भविष्य है, आपसे अधिक अनुभवी कोई मुख्यमंत्री अब नहीं बचा है। राजनाथ सिंह जी भी इतनी बार मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, गडकरी जी भी नहीं रहे हैं, इसलिए शिवराज सिंह, यानी इसीलिए वो मध्य प्रदेश में रिजल्ट आने के बाद बहुत जी जान से जुट गए हैं और वो ये कह रहे हैं पार्टी नेतृत्व जो कहेगी वो मैं करूंगा, और चेहरे पर स्माइल उनके लगातार बनी रहती है और लोगों के बीच में वो जा रहे हैं। अब 2 राज्यों को लेकर जो इंटरेस्टिंग चीजें सामने आ रही है, मनोज मनु हमारे साथ हैं, मनु शर्मा जी हमारे साथ हैं, आप दोनों से ही मैं समझना चाहूंगी। पहले मनोज मनु, मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ। सीएम
और क्या डिप्टी सीएम इस फॉर्मूले पर बात हो रही है क्या? साथ ही साथ क्योंकि अभी अरविंद सर भी एक बात का जिक्र कर रहे थे कि अगर आप केंद्रीय चेहरों को राज्य में ले आते हैं, उनसे विधायक का चुनाव लड़वाते हैं, तो एक तरीके से हमारी नजर से देखेंगे तो वो डिमोशन हो गया है, लेकिन वो कह रहे हैं पार्टी नेतृत्व जो कहेगा हम वो करेंगे। कुछ तो सोचा होगा पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जब जिम्मेदारी दी गई होगी, जब ये कहा गया होगा कि सभा का चुनाव लड़ना है। देखिए, यहाँ पर गौर करने वाली बात होगी, क्योंकि हम लोग स्पेकुलेशन कर सकते हैं, हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, और हम लोग अंदाज़ा लगा ही रहे हैं। हम क्या, बल्कि पूरा देश का मीडिया अंदाज़ा लगा सकता है और लगा रहा है कि राजस्थान में कौन होगा, मध्य प्रदेश में कौन होगा, छत्तीसगढ़ में कौन होगा। लेकिन आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, जो ऑब्जर्वर इन राज्यों में गए हैं उनको भी नहीं पता है कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा। विधायक दल की बैठक के आधा घंटे पहले इनको दिल्ली फोन लगाना है, दिल्ली से उनको नाम बता दिया जाएगा, और उस नाम को वो जो प्रस्तावक है, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा, इन प्रस्तावक को इनको बता दिया जाएगा, और यही अगले उम्मीदवार जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं या विधायक दल के नेता हैं वो उनका प्रस्ताव रख देंगे। किसी को नहीं पता। और आपको ये भी बता दें कि भले ही देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरी जाति भारतीयता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि हमारे तमाम वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं, जाति का पूरा ख्याल रखेगी, जातिगत समीकरणों का पूरा ख्याल लगेगी। और जिसका जिक्र अरविंद जी भी कर रहे थे, आलोक जी भी कर रहे थे कि अगर एक स्टेट में ओबीसी देंगे तो दूसरे स्टेट में दूसरा उम्मीदवार देगा। यहाँ पर जैसे मध्य प्रदेश में अगर ओबीसी नहीं आता है तो एक, चूंकि शिवराज सिंह चौहान बहुत ज्यादा सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं लाडली बहनाओं की, तो एक और चेहरा है रीति पाठक, वो अगर मुख्यमंत्री नहीं हो पाए, क्योंकि वो ब्राह्मण भी है और महिला भी है, लाडली बहना भी है, अगर वो मुख्यमंत्री भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो उप मुख्यमंत्री भी हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर चौंकाने वाले फैसले होंगे। तो मोटे तौर पर आप कह रहे हैं जाति का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाएगा। मनु शर्मा जी 20 सेकंड में राजस्थान को लेकर जानकारी दे दीजिए, फिर वाइंड अप करना है। देखिए, राजस्थान में भी बिल्कुल जातिगत समीकरणों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अगर मुख्यमंत्री किसी सवर्ण को या राजपूत समाज से लेकर के आते हैं तो बाकी जो उप मुख्यमंत्री के पद होंगे उसके ऊपर दूसरे समाज के लोगों को दिया जाएगा। राजस्थान के अंदर आप टिकट वितरण से लेकर के और जीत तक के सारे फार्मूले जो सब कुछ निकल करके आते हैं वो जातिगत आधार पर ही निकल करके आते हैं। इसी कारण से जब यहाँ पर चाहे मंत्रिमंडल का गठन हो, मुख्यमंत्री का चेहरा हो, चाहे डिप्टी सीएम के पद हो, इसके अंदर विशेष ध्यान रखा जाएगा कि जातियों को साथ करके आगे चला जाए। जी, यानी जाति है जो राजनीति से कभी जाती नहीं, और ये फॉर्मूला भी यहाँ पर लगाने की कोशिश होगी मुख्यमंत्री का चुनाव करने में। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। बहुत से नामों को लेकर चर्चा चल रही है। आज छत्तीसगढ़ का नाम सामने आ जाएगा, कौन होगा मुख्यमंत्री, और ये माना जा रहा है कि कल तक राजस्थान और मध्य प्रदेश में कौन होगा मुख्यमंत्री ये भी साफ हो जाएगा, क्योंकि 16 तारीख से 16 दिसंबर से मलमास लग जाएगा। उससे पहले शपथ ग्रहण समारोह भी होना है, ये सब कार्यक्रम होना है, और फिर लग जाना है 2024 की तैयारी में। आगे जो अपडेट होगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं।